हेलो, वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग जो है एजुकेशनल कंटेंट्स जो है अपलोड करते हैं और उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक को सीखेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि दो फंक्शन अगर एफ एक्स और जी एक्स है तो एफ ओ जी या जी ओ एफ इस तरह की चीजें क्या होती है। तो टॉपिक भले ही एक ही है लेकिन काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसीलिए हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले तो थ्योरी करेंगे और इस बात की काफी सारी पॉसिबिलिटीज है कि एक बार में थ्योरी करने से सीधा जो है टॉपिक उतना उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो उसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कई सारे एग्जांपल्स जो है करेंगे ताकि कंसेप्ट आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो है बाय द वे आपके क्लास 12 का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। तो देखिए यहां मैंने लिखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैंने यहां लिखा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड लेट जी बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। आपने पिछले लेक्चर वीडियोज में देखा होगा कि जब हम ऐसा कहते हैं कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो उसका क्या मतलब होता है। यदि आपको अभी नहीं पता है तो इसी चैनल पे जो है आप प्लेलिस्ट, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगाता हूं, तो वहां जाकर के आप जो है देख सकते हैं। क्लास 11th के भी वीडियोस देख सकते हैं, क्लास 12th के भी वीडियोस देख सकते हैं। आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ है कि जैसे दो फंक्शन लिए गए हैं एफ और जी, ठीक है। तो आपको पता है जैसे फंक्शन एफ क्या है, ए टू बी है, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या होगा, वो सेट ए ही हो जाएगा और रेंज ऑफ जो फंक्शन एफ है वो सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है। ये सब डेफिनेशन से ये बातें पता है, हमने डेफिनेशन में सीखा है पिछले लेक्चर्स में। और जो फंक्शन जी है उसका डोमेन क्या होगा, वो बी हो, क्योंकि बी टू सी है इसलिए डोमेन जो होगा वो सेट बी हो जाएगा जी का, और रेंज जो होगा जी का वो सेट सी का सबसेट होगा, है ना। इतनी बातें तो हमें डेफिनेशन से ही पता है। अब मान लीजिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है या तो जी ओ एफ या एफ ओ जी करके हम लोग सीखते हैं, कंसिडर करते हैं। तो हम लोग यहाँ जो कंसेप्ट अभी सीखेंगे वो जी ओ एफ लेकर, मैं अभी बताऊंगा कि जी ओ एफ का क्या मतलब है, बट अभी आप ये बात जान लीजिए कि जी ओ एफ करके हम लोग सीखेंगे और सिमिलर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एफ ओ जी पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए जी ओ एफ को डिफाइन कैसे किया गया है कि जी ओ एफ जो है डिफाइन होता है, इट विल बिकम अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, और जी ओ एफ ऑफ एक्स, देखिए जब हम बोलते थे जो फंक्शन है ए टू बी तो बोलते थे जो इमेजेस होते हैं वो एफ एक्स होते हैं। तो इस फंक्शन में जी ओ एफ एक्स जो होगा वो जी ऑफ एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होगा। जैसे देखिए हम लोग जब बोलते हैं कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई एलिमेंट है बी में। तो बी के जो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं ए से उनको हम लोग एफ एक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जी और एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स है, तो जो बी के जो एलिमेंट्स हैं जो कि ए से रिलेटेड हैं थ्रू फंक्शन एफ, वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्री इमेज है इसके जी के, ठीक है ना। तो प्री इमेज और इमेज आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा होगा कि क्या होता है। तो जी ऑफ एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स जो है, देखिए दो फंक्शन है ए और बी, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं और ये रिलेटेड है जिन एलिमेंट्स से बी के, उनको हम एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो एफ एक्स ही यहाँ पे जी ओ एफ में वो यहाँ पे प्री इमेज का रोल प्ले कर रहा है। एफ एक्स में जो एक्स होता है वो प्री इमेज का रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ जो एफ एक्स है वही जी ओ एफ में जो है प्री इमेज का रोल प्ले कर रहा है।
तो उसका डोमेन क्या होगा? तो क्लियरली जो एफ एक्स है वो वो वही वाले एलिमेंट्स हैं जिनका रिलेशन जो है ए के सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो डोमेन होगा जीओ एफ का वो ए ही हो जाएगा, है ना। तो ए हो जाएगा। तो ए क्या है? डोमेन ऑफ एफ भी है। तो यहां हमने ये लिख लिया, हमने ये सीख लिया कि डोमेन ऑफ जीओ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ है। एफ का जो डोमेन है, यानी कि एफ का डोमेन क्या है? ए है। यहाँ देखिए डेफिनेशन से हमने जाना है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए है, ठीक है। तो जीओ एफ जो है उसमें उसका जो डोमेन होगा वो एफ के ही बराबर होगा। जैसे जैसे देखिए, जान लीजिए, जब हम जीओ एफ लिखेंगे, याद करने के लिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो आपको समझ के करना चाहिए, बट अगर आगे कहीं जल्दबाजी में आपको करना हो तो याद करने के लिए मैं कह रहा हूं। जीओ एफ यदि डिफाइंड है, हम लोग आगे देखेंगे कि डिफाइंड कैसे होगा। पहली बात कि जीओ एफ सीधा आपको दे दिया दो फंक्शन एफ और जी, और पूछ दिया कि जीओ एफ का डोमेन क्या है, तो सीधा आपको ए नहीं लिख देना है। आपको पहले ये वेरीफाई करना है कि जीओ एफ डिफाइंड है कि नहीं है। कैसे डिफाइंड है, किन कंडीशंस में, वो आगे हम देखते हैं। बट यदि डिफाइंड है तो जीओ एफ का जो डोमेन होगा वो एफ का जो डोमेन होगा वही होगा। और अगर एफ ओ जी है तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ जी के ही बराबर होगा। ठीक, ये बातें हमने जान ली, है ना। आगे मैंने बोला ना कि जीओ एफ से हम लोग सीखेंगे और वही सारे कंसेप्ट जो है, सिमिलर कंसेप्ट जो है एफ ओ जी पे भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो जीओ एफ का जो डोमेन है, अभी हमने देख लिया, ये वो डोमेन ऑफ एफ के बराबर है, ठीक। अब है ये जीओ एफ भी अपने आप में एक फंक्शन है, इसका डोमेन है, तो रेंज क्या होगा? तो रेंज जो है वही रेंज होगा जो इसका भी जो रेंज है वो सेट बी का जो है, चूंकि डोमेन इसका ए के बराबर ही है, मतलब फंक्शन का एफ जो है उसका जो डोमेन है वही जीओ एफ का भी डोमेन है ना। इसका मतलब जो रेंज होगा वही उसका भी रेंज हो जाएगा। तो रेंज हमने देखा था फंक्शन एफ जो कि ए टू बी फंक्शन है, तो उसका जो रेंज होता है वो सेट बी का सबसेट होता है। ऊपर हमने देखा है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा भी है ना। तो इसका मतलब जीओ एफ का भी जो रेंज है वो बी का सबसेट होगा। तो यहां सिंपली ये है कि रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए इससे हमने क्या सीखा कि जीओ एफ डिफाइंड तभी होगा जब रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर बी जो है, बी का सबसेट क्या था? डोमेन जी भी ऊपर हमने देखा था। डोमेन जी जो है, डोमेन जी जो है वो बी का सबसेट होगा तब जाकर के, सॉरी डोमेन जी जो है, सॉरी मैं गलत बोल गया, डोमेन जी जो है बी के बराबर है, ठीक है ना। डोमेन जी बी के बराबर है, जो ऊपर हमने देखा है। तो यहां हमने देखा है रेंज एफ जीओ एफ तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का सबसेट होगा, और बी क्या है? डोमेन ऑफ जी के बराबर है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमें मिल गई कि जीओ एफ तब डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ जी। तो देखिए हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया जीओ एफ के केस में। एक फंक्शन है जीओ एफ जो कि एफ और जी का, एफ और जी दो फंक्शन जो है उनका कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो हमने सीखा कि ये फंक्शन जीओ एफ जो है वो डिफाइन तब होगा जब रेंज ऑफ एफ जो बाद वाला है एफ इज ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, ठीक है। ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाकर के जो है बात बनेगी, तभी जाकर जीओ एफ डिफाइन होगा। अब जब जीओ एफ डिफाइन होगा तो डोमेन ऑफ जीओ एफ जो होगा इट विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ये हमने अभी जस्ट देखा था पीछे, है ना। कहा था? हाँ, ये ठीक है। तो इसी तरह से जीओ एफ पे देखा, एफ ऑफ जी क्या होगा? वो तभी डिफाइन होगा, देखिए बाद वाला जीओ एफ में क्या था? जी ऑफ एफ था। तो जी ऑफ एफ तभी डिफाइन होगा जब डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ जीओ एफ, है ना। तो रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, है ना, वो होगा। इसी प्रकार से एफ ओ जी में जो बाद वाला फंक्शन है
सेकेंड में जो फंक्शन आता है ओ के बाद ऑफ जिसका है, तो जी, इसका जो रेंज है इट शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, तभी जाके डिफाइन होगा। और जब डिफाइन होगा तो इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन है इट शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ ये जी। तो एफ ओ जी जी ओ एफ में सेम कंसेप्ट हैं, बस पहले बाद में क्या है याद करने के लिए मैं कह रहा हूं। ऐसे तो मैं इनकरेज नहीं करता हूं कि इन चीजों को आपको याद करना चाहिए। आप अगर समझे रहेंगे और आपने इनफ प्रैक्टिस की रहेगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं चीजों को। बट मैं याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर जी ओ एफ है तो वो तब डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ एफ, जो बाद वाला फंक्शन है, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। और यदि वो डिफाइन होगा तो डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, बस उसी प्रकार से एफ ओ जी। तो चलिए, ये तो जी ओ एफ एफ ओ जी करके हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है। इसमें आपको ऊपर के जितने कंसेप्ट हमने आगे पहले पढ़े हैं वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि दो फंक्शन दिया गया है। इसमें यही चलिए, ये ए है, ये बी है। यहाँ देखिए ये बी जो है वही, ये बी यहाँ पे है, ये बी है और ये सी है। हमने जो ऊपर एग्जाम्पल में सीखा है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है। जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, है ना। तो उन्हीं वाले टर्म्स में बस यहाँ नंबर्स दे दिए गए हैं, हमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दे दिए गए हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा जी ओ एफ और एफ ओ जी, जबकि एफ और जी दोनों हमें दे दिया गया है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन एफ क्या है और फंक्शन जी क्या है। तो देखिए सीधा हमें कूद नहीं पड़ना है जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालने के लिए, क्योंकि दिया गया है फाइंड, ऐसा नहीं है। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जी ओ एफ, जब हम जी ओ एफ कंसिडर कर रहे हैं तो जी ओ एफ एग्जिस्ट डिफाइंड है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो है जी ओ एफ वाला जो चीज है इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जी ओ एफ कब डिफाइन होगा, मैं लिखता हूं जी ओ एफ इज डिफाइंड इफ, क्या था, रेंज, बाद वाला फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यही कंडीशन थी, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ देखिए, जो फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ फंक्शन यहाँ दे दिया गया है, ये फंक्शन है। आपको पता होगा कि जो रेंज ऑफ एनी फंक्शन होता है, पहले बात जो फंक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड वाला जो कंपोनेंट होता है, जैसे इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 5 और 4 1। 1 2 में सेकेंड कंपोनेंट 2 है, 3 5 में सेकेंड कंपोनेंट 5 है और 4 1 में सेकेंड कंपोनेंट 1 है। तो ये जो सेकेंड कंपोनेंट्स का जो सेट है वो फंक्शन एफ का रेंज होता है। ये आप पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। तो मैं लिखता हूं रेंज एफ में क्या क्या एलिमेंट होंगे, 2 5 और 1, ठीक है। 2 5 1, ये तो रेंज एफ हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर ये सबसेट होगा डोमेन जी का तो हमारा ये जो है जी ओ एफ डिफाइन होगा। तो देखिए डोमेन जी निकालते हैं, डोमेन जी। अब 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तो डेफिनेशन ही है कि जो फंक्शन जी है उसका डोमेन अगर अगर फंक्शन बी टू सी है तो जो फंक्शन बी है वही उसका डोमेन होगा 1 2 5। या फिर ऐसे भी करते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट वाले कंपोनेंट का सेट, तो यहां 1 2 5 है डोमेन जी, तो 1 2 5 ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए रेंज एफ जो है, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये तो हो गया। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर जी ओ एफ इज डिफाइंड। अब जब ये जी ओ एफ डिफाइंड होगा तो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि हमें इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि जी ओ एफ भी अपने आप में एक फंक्शन ही है, 2 फंक्शंस का एक कंपोजिट फंक्शन है। तो उसके भी जो
एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, ठीक है। तो GOF इज डिफाइंड, तो इसका हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं, है ना। इसका डोमेन क्या होगा, तो अगर ये तो डिफाइंड है, तो डिफाइंड होने के केस में डोमेन ऑफ GOF इज इक्वल टू डोमेन ऑफ F, ठीक है। तो डोमेन ऑफ GOF क्या हो जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ F क्या था, डोमेन ऑफ F ये 1 3 4 यही है ना। देखिए यहाँ सेट A जो है इसका डोमेन होगा तो 1 3 4 1 3 4। देयरफॉर आप समझ जाइए इस बात को कि डोमेन जो GOF होगा वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे इसके, और तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले वाले टर्म्स होंगे वो हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे 1 कॉमा यहाँ पे समथिंग आएगा, फिर 3 कॉमा समथिंग यहाँ आएगा, अभी हम लोग निकालेंगे क्या होगा, और 4 कॉमा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ भी हम लोग फिल आउट करेंगे सेकेंड वाले एलिमेंट्स जो है, सेकेंड वाले कंपोनेंट्स जो है सारे एलिमेंट्स के, वो फिल आउट करेंगे जो हमें पता करना है अभी। अब पता करते हैं, तो GOF ऑफ पहला वाला 1 इज इक्वल टू G ऑफ F1, यही तो था। जी आपने ऊपर देखा है कि GOF ऑफ X जो होता है वो होता है G ऑफ फंक्शन fx, ठीक है। तो GOF ऑफ 1 क्या होगा, G ऑफ F1। अब F1 क्या है, F1 फंक्शन दिया गया है, नया फंक्शन दिया गया है। तो F1 मतलब फंक्शन f में जब x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू क्या है। देखिए जब हम f के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं x, ठीक से लिखता हूं, ये जितने एलिमेंट्स हैं वो x कॉमा fx के फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे है। तो जब फंक्शन यहाँ क्या है, हमें g ऑफ F1 निकालना है, तो फंक्शन f की वैल्यू जो फंक्शन है उसमें जब x की वैल्यू, फंक्शन f है उसमें जब x की वैल्यू 1 है तो fx क्या है, 2 है। तो यहां क्या हो जाएगा, g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 यहां g में देख लीजिए, यहां फंक्शन g में जब g में x की वैल्यू 2 है तो gx की वैल्यू क्या है, यहाँ ये सारे टर्म्स जो हैं, यहाँ ये सारे टर्म्स जो हैं, ये मैं इसको y बोल देता हूं, y और fy के टर्म में, ठीक है, ऐसे है। तो जब 2 है इधर तो उधर क्या है, 3 है ना। तो G2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमें ये मिल गया। जब GOF में ये पहला एलिमेंट जो है, सॉरी एलिमेंट का पहला कंपोनेंट जो है 1 है, जब दूसरा कंपोनेंट 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से GOF 3 निकालेंगे, GOF 3 ये वाला 3 है ना, 3, तो it will become equal to G of F3। अब देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, F3 क्या है, F में जब x की वैल्यू 3 है तो fx क्या है, 5 है, ठीक है, 5। तो यहां में इज इक्वल टू G5। अब G5 क्या है वो अगर यहां से देखते हैं, जब 5 है G की वैल्यू तो GY क्या है, 1। तो ये इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे 1 हमारा आ गया, ठीक है। अब लास्ट बचता है जब ये 4 निकालेंगे, GOF 4 इज इक्वल टू G ऑफ F4। तो F4 क्या है, जब यहां 4 है इसकी वैल्यू तो इधर 1 है ना। तो ये हो जाएगा therefore इज इक्वल टू G1। अब G1 क्या है, जब G की वैल्यू कहां गया, G की वैल्यू जब 1 है तो GY की वैल्यू 3 है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार से GOF जो है वो मिल गया है।
ये हमने GOF फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से हमें FOG फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी FOG जो है वो लेकर के चलते हैं। अगेन पिछले वाले की तरह यहां भी हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि GOF एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए क्या कंडीशन थी कि रेंज ऑफ G शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, ये होना चाहिए। देखिए रेंज G निकालते हैं, रेंज G, रेंज ऑफ G कहाँ गया, G कहाँ, यहाँ 3 और 5, 3 तो सेम ही है और 1 है ना। तो ये रेंज G जो है वो 3, 1 और डोमेन F तो सेट A ही हो जाएगा ना, डोमेन ऑफ F 1, 3, 4 है ना, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 ठीक। सो देयर, यहां मैं लिखता हूं therefore range of G is a subset of domain of F, therefore FOG is defined। ठीक, अब जब ये डिफाइंड है तो डोमेन क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं therefore डोमेन ऑफ FOG इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G। ठीक है, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G क्या है, डोमेन ऑफ G फंक्शन B होगा। हाँ 1, 2 और 5 यही है ना फंक्शन B, 1, 2 और 5 ठीक है। ये मैं लिख देता हूं 1, 2, 5। सो देयरफॉर पिछले वाले की तरह ही जब हमने GOF किया था, यहां FOG करेंगे तो FOG विल बी इक्वल टू 3 यहां पे भी एलिमेंट्स होंगे जिसके पहले टर्म्स हमें मिल चुके हैं, पहले कंपोनेंट्स है ना। ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये हो गया ठीक है ना, FOG यहां पे आ गया। अब हमें यहाँ जो दूसरे वाले टर्म्स हैं सारे एलिमेंट्स के दूसरे कंपोनेंट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे करेंगे, पिछले वाले केस की ही तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, FOG ऑफ ये 1, तो 1 करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ऑफ G1। तो G1 क्या है, यहां देखिए फंक्शन में देखिए G1 इज इक्वल टू 3 है ठीक है ना। तो यहां पे इज इक्वल टू F3। तो F3 क्या है, कहां गया, F3 जो है F3 इक्वल टू 5 है ठीक। तो यहां सीधा 5 आ गया। तो ये वाला एलिमेंट हमें यहां मिल गया है ना। फिर इस वाले के लिए करेंगे FOG2 इक्वल टू F ऑफ G2। तो G2 क्या है देखते हैं, G2 इक्वल टू 3 है ठीक है। तो यहां पे इज इक्वल टू F3 हो जाएगा है ना। तो F3 कहां गया, F3 भी फिर से 5 ही है ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो ये यहां पे भी 5 आ जाएगा ठीक है। अब तीसरा है जो कि ये 5 के लिए निकालना होगा, FOG5। तो FOG5 इक्वल टू F ऑफ G5। तो G5 कितना है, कहां गया, G5 इक्वल टू 1 है ना। तो ये हो जाएगा F1। अब F1 कितना है फिर से देखते हैं, यहाँ पे F1 इक्वल टू 2 है। तो ये 2 आ जाएगा अपना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें FOG भी मिल गया
इस प्रकार से हमने FOG भी निकाल लिया और GOF तो हमने खैर यहाँ पहले ही निकाल लिया था। तो इस एक प्रॉब्लम में आपने देखा कि हमने जितनी भी चीजें डिफाइन की हैं और पीछे जो चीजें पढ़ी हैं फंक्शन के बारे में, वो सारे कंसेप्ट्स काम आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कंसेप्ट्स को पकड़ने पे जोर डालिए। प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व कर ही लेंगे यदि आपके कंसेप्ट्स प्रॉपर हैं, और मैथमेटिक्स जो कि प्रैक्टिस से ही मजबूत बनती है, तो आपको साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है। बट ये नहीं कि सीधा प्रैक्टिस करने पे कूद गए और कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। कंसेप्ट यदि आप बनाएंगे तो ही आप प्रॉब्लम्स को है टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम पे जंप करते हैं और कंसेप्ट्स आपके ढीले हैं, तो फिर आपको चीजें, इसलिए लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड जो है तो वो तो है ही, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ये बात बाय द वे किसी भी सब्जेक्ट्स में, कौन से भी सब्जेक्ट में, ये फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह ये एप्लीकेबल है। कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा जोर हमें देना चाहिए एज स्टूडेंट्स। तो खैर जो भी है, ये प्रॉब्लम काफी डिटेल प्रॉब्लम हमने देखा और बहुत कुछ इससे सीखा। अब अगला केस लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन है अगेन f और g, और ये r जो है वो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो r ही है फंक्शन, क्योंकि रियल नंबर में ही बात हो रही है। तो फंक्शन f x जो है वो इज इक्वल टू cos x है, और g x जो है वो 3x स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ठीक, तो चलिए बारी बारी से दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो GOF है ना, तो यहां मैं लिखता हूं फिर से, देखिए GOF ऑफ x इक्वल टू G ऑफ FX है ना। अब G ऑफ FX क्या है? G ऑफ FX क्या है? cos x। तो cos x और g अपने आप में क्या है? 3। अब इसको आप क्या करिए, यहां मैंने ठीक से लिखा था, हाँ, तो इसको आप जो है यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है कि cos x को आप y एज्यूम कर लीजिए, इज इक्वल टू जी वाई, वेयर y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो y जो है y रखे यहाँ या यहाँ x रखे, कुछ भी रखे, एक ही बात है, रियल नंबर ही है। ठीक है, तो जी वाई क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। अब y को वापस से रख दीजिए cos x, तो इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हमें मिला। तो ये हो गया आपका GOF है ना, ऑफ x, ये हमें मिला। चलिए ठीक है, अब FOG फाइंड आउट करते हैं। FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ GX। ठीक है, अब GX को आप y मान लीजिए है ना, इज इक्वल टू f y कर दीजिए है ना। FY क्या होगा? cos y के बराबर, यहाँ x रखिए y रखिए, कुछ भी रखिए, जब तक रियल नंबर है तो सेम ही फंक्शन है। तो FY इज इक्वल टू cos y, इज इक्वल टू cos y। y की जगह GX डाल दीजिए, और GX क्या है? इक्वल टू cos ऑफ क्या होगा? GX, और GX क्या है? GX है 3x स्क्वायर, तो cos ऑफ इज इक्वल टू cos ऑफ 3x स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया हमारा? ये आ गया FOG x, ये आ गया। तो GOF और FOG आ गया। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर x इज नेवर इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। आप चाहे तो इसको एक वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये वाला जो टर्म होगा ये कितना हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो ये इक्वल टू 3 हो गया है ना। और यहां पे क्या होगा? इस वाले में यहां 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर GOF is not equal to F is not equal to
एफ ओ जी, है ना, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यदि आप जो है कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो, बट वंस यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली देन द प्रॉब्लम्स बिकम relatively easier. Okay, so and it will become more it will become further easy if you continue practicing the various problems. Okay, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ फिर से दो फंक्शन दिए गए हैं एफ और जी, जहां पे एफ एक्स है, अगेन ये रियल नंबर के ऊपर ही सारा का सारा है। तो एफ एक्स इज 8x क्यूब, जी एक्स इज x टू द पावर 1/3। अगेन हमें प्रूफ करना है कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। चलिए हम लोग करते हैं। जी ठीक से लिख लू मैं, जी ओ एफ एक्स, एक मिनट यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है लिखने में, देखिए लिखता हूं, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू, ये हम लोग यहां लिख सकते हैं एफ एक्स का कितना है, 8x क्यूब है, 8x क्यूब, तो जी ऑफ 8x क्यूब, है ना। अब इसको हम लोग जो है y मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू जी वाई, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला नहीं होगा, जी वाई। अब जी वाई क्या होगा, जी एक्स जो होगा, एक्स टू द पावर 1/3, मतलब y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3। अब y क्या है, 8x क्यूब है, इज इक्वल टू 8x क्यूब टू द पावर 1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x। तो ये क्या था, जी ओ एफ हमें मिल गया। therefore जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये मिल गया। अब एफ ओ जी एक्स देख लेते हैं इस तरीके से, एफ ठीक से लिख लू, ओके, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स कितना था, एक्स टू द पावर 1/3, एक्स सॉरी ये होगा एक्स टू द पावर 1/3। अब इसको फिर से हम लोग जो है y मान लीजिए, t मान लीजिए, जो भी मानना है, मैं यहाँ y कर रहा हूं, इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई कुछ भी करिए एक ही बात है। तो एफ वाई क्या होगा, 8y क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 8y क्यूब। अब y की जगह आपको रखना है x टू द पावर 1/3, 8x टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो 1/3 और 3, तो ये x ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। सो देयरफॉर एफ ओ जी ऑफ x इज दिस वन। अब देखिए जी ओ एफ जो ऑफ x जो है हमें मिला था 2x, और एफ ओ जी ऑफ x जो मिला है वो हमें 8x मिला है। therefore जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया। एक और एग्जांपल, चलिए थोड़ा सा और सिमिलर ही एग्जांपल है ना। यहाँ थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, तो एक ही बात है, यहाँ एफ ऑफ एफ ही करना है, खुद के साथ ही करना है। तो चलिए करके देखते हैं। अगेन फंक्शन है जो कि रियल नंबर के सेट के ऊपर है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है, हमें एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं, एफ ऑफ एफ, ठीक से, एफ ऑफ एफ एक्स
एफ ऑफ एफ, ठीक से एक सेकंड, हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये y है, तो इज इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स बोलिए एफ वाई बोलिए, एक ही बात है। तो एफ एक्स चूंकि था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। तो y क्या था, y खुद में था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप चाहे तो एक्सपैंड करें, आप सॉरी यहाँ पे एक स्क्वायर भी होगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर है ना, तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर, जब आपको इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिखना है तो इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a मतलब 3x माइनस 2 को b मानिएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, यही है ना इसका स्क्वायर, सॉरी ये पूरा का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इतने का स्क्वायर है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इतना का स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो ये a हो गया और इतनी चीज जो है b हो गई, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे यदि, तो कितना होगा x4 प्लस इसका अपने आप में, ये अपने आप में फिर से a माइनस b का फॉर्म है, तो ये 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x, ये हो जाएगा। और इधर कितना है माइनस 2x स्क्वायर और इधर एक क्यूब भी है ना, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा ये x4 माइनस 6x क्यूब और ये 13 हो जाएगा ना, 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो ये तो हमें यहां से मिला, इसके बाद इसमें और है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2। इसमें आप सिंप्लीफाई अपना कर लीजिएगा। बेसिकली आइडिया यह था कि ऐसे सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के प्रॉब्लम को। तो आई होप कि आपको जो कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन है उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हमने बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स देखे हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए। काफी सारे हमने एग्जाम्पल किए है ना, लेकिन हम लोग इस लेक्चर सीरीज में आगे चल के वंस ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड, तो हम लोग आगे चल के बहुत सारे, सिर्फ ऐसी सीरीज भी कंटिन्यूएशन में यदि आप देखते रहेंगे तो हम आगे चल के ऐसे लेक्चर्स लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, है ना। बट फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से आपके स्टडीज में आपके स्टडीज में इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में। यदि आपके कुछ भी जो है आपको कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो
तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप कमेंट कीजिए, अपने जो है वैल्यूएबल इनपुट्स आप दीजिए कि इस लेक्चर सीरीज को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। आप जो है चैनल को जो है वो जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो लेकर के आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप जो है जो